आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है टीवी रिपोर्टिंग की वर्तमान दिशा और हमारे साथ हैं श्री संजय नंदन, सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट स्टार न्यूज़। संजय जी, पहला प्रश्न कि क्या टीवी रिपोर्टिंग सही दिशा में जा रही है? देखिए, ये बहुत ही मुश्किल सवाल है कि सही दिशा में जा रही है या नहीं जा रही है। सवाल ये है कि हम किस रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं, किस संदर्भ में बात कर रहे हैं, किस चैनल की बात कर रहे हैं। आज की जो दशा है टेलीविज़न की, उसको समझना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। सबसे पहली बात ये कि हम उस युग में नहीं जी रहे हैं जहाँ पर सिर्फ एक चैनल पहले हुआ करता था जो कि संदेश या खबर प्रसारित करता था। आज हमारे पास सैकड़ों चैनल्स हैं जो खबर प्रसारित करते हैं, अपनी अपनी तरह से करते हैं। तो इस लिहाज से आप देखें तो एक तरह से एक मास एक्सप्लोशन हुआ है टेलीविज़न की दुनिया में, टेलीविज़न न्यूज़ की दुनिया में, जहां ये कहना कि उस संदर्भ में ये दशा या दिशा जो चल रही है वो सही है या गलत, वो मुश्किल हो जाता है। हमें बहुत ही संदर्भ को और जो कॉन्टेक्स्ट है उसको क्लियर रखकर ये बात सोचना चाहिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हमारे पास कम से कम 100-150 चैनल हैं जो न्यूज़ प्रसारित करते हैं, रेगुलरली प्रसारित करते हैं, 24 घंटे प्रसारित करते हैं। अब इस स्थिति में अगर हम बात करें तो बुनियादी सवाल ये उठता है कि मापदंड क्या हो जिसमें हम इस सवाल का जवाब दे पाएं कि उसकी दिशा सही है या नहीं है। क्या जो पत्रकारिता के मापदंड हैं उसको वो पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब किसी भी आप बड़ी बड़ी घटना का उदाहरण ले लें, जिस तरह से एक अन्ना आंदोलन का उदाहरण ले लें, तो एक बहुत बड़ा गुट था जो कि अन्ना आंदोलन में जिस तरह से रिपोर्टिंग हो रही थी उसका समर्थन कर रहा था, और एक बड़ा तबका वो था जो कि कह रहा था कि इसे जरूरत से ज्यादा आप प्रसारित कर रहे हैं, इतना बड़ा आंदोलन नहीं है, मीडिया उस आंदोलन को दरअसल बना रहा है। तो ये बिल्कुल हमारे पर्सपेक्टिव, हमारा जो दृष्टिकोण होता है और हम कहाँ बैठे हैं उस पर निर्भर होने लगता है, और हम ये तय करने लगते हैं कि वो दिशा ठीक है या दिशा ठीक नहीं है। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि हम उन मापदंडों को तय करें, दिशा को अगर हम निर्धारित करना चाहते हो जिसपे हमें टेलीविजन रिपोर्टिंग की जो दिशा है उस पर बात करनी है। आगे आने वाली बातचीत में हम विभिन्न मापदंडों की बात करेंगे, लेकिन एक जो पहला बेसिक प्रश्न है कि बहुत सारे खबरों की सूचना आती है, रिपोर्ट करने के लिए कौन सी खबर चुनी जाए, इसको तय करते वक्त किन बातों का ध्यान रखा जाता है? देखिए, अगर बहुत ही ईमानदारी से इस सवाल का अगर हम जवाब ढूंढें तो सबसे पहला प्रश्न, जो सबसे पहली बात जिसको ध्यान में रखी जाती है वो ये है कि हमारा जो दर्शक वर्ग है वो कहाँ से आता है, वो कौन सा है। अगर किसी हम रीजनल चैनल की बात करते हैं, कोई स्थानीय चैनल की बात करते हैं, क्षेत्रीय चैनल की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पर उनका वो जिस बात से दिशा निर्देश लेते हैं या जिस बात को वो फॉलो करते हैं वो ये होता है कि क्या उनका, अगर मान लीजिए किसी राजस्थान के किसी चैनल की बात हो रही होती है तो वो अपने ज़िले, अपने ब्लॉक या अपने गाँव की खबर करता है। लेकिन जब कोई अगर राष्ट्रीय खबर होती, राष्ट्रीय चैनल की बात करते हैं तो उनका संदर्भ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उनका जो पर्सपेक्टिव है वो बड़ा हो जाता है। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो कि पूरे राष्ट्र को भी प्रभावित करती है, और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं राष्ट्र को भी प्रभावित करती है और साथ में क्षेत्रीय इशू भी होता है। तो इस लिहाज से सबसे पहला जो मापदंड ये होता है कि आप किस चैनल में काम कर रहे होते हैं, उससे आपकी पहली दिशा तय होती है। दूसरी दिशा ये होती है कि आपका दर्शक वर्ग अगर पहला है तो दूसरा ये है कि आपको किस खबर, कौन सी खबर ऐसी है जो ज्यादा लोग देखना पसंद करेंगे। ये बहुत ही विवादास्पद जवाब हो सकता है कि पसंद नापसंद से क्या हम जवाब निर्धारित कर रहे हैं, या फिर हमारा
हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारी ड्यूटी है कि खबर पहुंचाने की, उससे हम कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये होती है कि कई बार जो भी एडिटर होते हैं, जो भी संपादक होते हैं, उनके दिमाग में ये बात रहती है कि दर्शक वही देखता है जो वो देखना चाहता है। आज के युग में जब आपके पास एक रिमोट कंट्रोल होता है, आप कभी भी चैनल चेंज कर सकते हो, तो आप इस तरह की खबर दिखाने का जोखिम नहीं मोल सकते जहां पर आपको लगे कि दर्शक वो खबर नहीं देखना चाहता है। बिल्कुल, ये टेलीविज़न रिपोर्टिंग दर्शकों के फीडबैक पे काफ़ी निर्भर करती है जी। तो क्या दर्शकों का फीडबैक लेने का जो मैकेनिज्म है वो आपकी राय में उसकी क्रेडिबिलिटी है, वो सही है या सटीक जानकारी देता है? देखिए, एक तरह से जो फीडबैक हमें मिलती है, जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में टेलीविजन रेटिंग कहते हैं, टीआरपीज कहते हैं, उसकी वो सटीक है, वो बिल्कुल उपयुक्त है। हमारी सोसाइटी में ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन जो बाहर की दुनिया में जिन मापदंडों के आधार पर वो टीआरपीज तैयार होती हैं, उसी मापदंड पे यहाँ होती है। लेकिन फ़र्क ये होता है कि हमारा जो समाज है वो बहुत ही हेट्रोजेनस है। वो एक तरह का समरस समाज नहीं है, बहुत तरह के लोग जुड़कर उस समाज को बना रहे होते हैं। तो फीडबैक उस लेवल पे तो गलत हो सकता है, लेकिन तमाम जो मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं वो उसी आधार पर काम कर रही होती है, और उनका कोई दूसरा अभी आधार हम विकसित नहीं कर पाए हैं जिससे हम जान सके कि दर्शक ये देखना चाहता है, दर्शक वो नहीं देखना चाहता। इसलिए अभी जो हमारे पास व्यवस्था है वो टीआरपी व्यवस्था है, और उसके तहत ही तय फीडबैक हम तय कर पाते हैं। दूसरी व्यवस्थाएं भी होती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बहुत व्यापक नहीं हो पाती है। जिस तरह से टेलीविजन स्टूडियोज़ में फ़ोन कॉल्स आते हैं, बहुत कहीं कहीं पे अगर थोड़ा वो अराजक भी होता है, विरोध प्रदर्शन भी होता है, तो वो भी एक फीडबैक का जरिया होता है। लोग चिट्ठियां लिखते हैं, चिट्ठियां हालांकि अब आनी कम हो गई हैं, लेकिन फिर भी लिखते हैं, तो उससे भी फीडबैक तो मिलता ही है। वो भी हमारे दर्शक वर्ग को तय करने में या हमारे जो कंटेंट को तय करने में हमारी मदद करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो तय करती है आज के दिन में वो सच्चाई है कि टीआरपी है, और उसका कोई विकल्प अभी तक टेलीविजन मीडिया नहीं ढूंढ पाया। एक पक्ष तो ये है कि टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल वो खबरें दिखाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं। पत्रकारिता में एक दूसरा पक्ष ये भी है कि पत्रकारिता का दायित्व है कि दर्शकों को वो चीज़ें दिखाई जाएं जो उन्हें देखना चाहिए या उनके लिए ज़रूरी है। ये दूसरे दायित्व का निर्वहन टेलीविज़न, न्यूज़ चैनल्स कितना कर पा रहे हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि बहुत ईमानदारी से सवाल का हमने जवाब दिया कि आज जिस युग में हम जी रहे हैं वहाँ ये कहना, ये दिखाना कि हमें यही दिखाना चाहिए, ये मानक है इसलिए हमें ये दिखाना चाहिए, वो मुश्किल हो गया है। ईमानदारी की बात ये है, जो सच्चाई, ज़मीनी सच्चाई ये है कि हम वो दिखाते हैं जो लोग देखना पसंद करते हैं। टेलीविज़न में एक युग आया था जब हम लोग भूत, पिशाच और इस तरह की चीज़ें भी आई थी, टेलीविज़न न्यूज़ में आई थी, लेकिन वो समय के साथ बदल गई। हमें ये भी समझना चाहिए कि जो भारत का टेलीविज़न है, जो न्यूज़ टेलीविज़न है, वो ख़ास तौर पर बहुत ही नेशेंट है, बहुत ही नया है। वो इवॉल्व हो रहा है, वो तैयार हो रहा है, तो उसे हमें वक्त देना होगा। पूरी तरह से परिपक्व होने में उसे वक्त लगेगा, इतनी जल्दी नहीं होने वाला। लेकिन आप पिछले 1-1.5 साल में अगर स्थिति को देखें तो स्थिति बहुत ही बदली है। हम टेलीविजन की दुनिया में एनबीए आया है, जो कि एक अंदर से अपने लिए मानक तैयार करने की भूमिका निभा रहा है कि हमें किस खबर को किस तरह से दिखानी चाहिए, इस पर चर्चा हो रही है। पहले ये चर्चा बिल्कुल होती ही नहीं थी, अंदरूनी फैसले होते थे, चैनल फैसले कर लेते थे, एक छोटा सा ग्रुप चैनल में फैसला कर लेता था कि हमें ये दिखाना है, हमें ये नहीं दिखाना है, और उसमें जो सामाजिक दायित्व जिसकी आप बात कर रहे थे वो कहीं ना कहीं खो जा रहा था। लेकिन जब एक बॉडी बनी है, जो अलग अलग मीडिया हाउसेस, अलग अलग चैनल्स की जब बॉडी बन गई, तो उन लोगों ने मानक तैयार करने की कोशिश शुरू की, तो उससे धीरे धीरे अंदर से ही रेगुलेशन की एक प्रक्रिया आई है, जिससे कि मुझे लगता है कि जो आखिर दायित्व होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण दायित्व होता है कि हमें समाज को वो दिखाना है जो उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी हम भरपाई करने लगे हैं। टेलीविज़न रिपोर्टिंग और प्रिंट रिपोर्टिंग में एक फ़र्क ये बताया जा रहा है कि टेलीविज़न रिपोर्टिंग सतही होती है, सरफेस पे होती है, और कुछ आरोप ऐसे भी लग रहे हैं कि टेलीविज़न रिपोर्टिंग अब केवल बाइट कलेक्शन तक सीमित है। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, टेलीविज़न 24 घंटे चलता रहता है। जैसे जैसे खबर आती है हम खबरों को दिखाते हैं, ये भी हमारा एक दायित्व है, ये किसी भी टेलीविज़न चैनल का दायित्व है कि जैसे जैसे खबर आए आप बताएं। जो बाइट कलेक्शन भी एक महत्वपूर्ण
काम होता है किसी भी टेलीविजन रिपोर्टर का, लेकिन अंत में जो खबर बनती है वो इन सबको मिलाकर बनती है। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एक बाइट के आधार पे खबर चली जाती है या 2 बाइट के आधार पे 2 इंटरव्यू, जो छोटे छोटे इंटरव्यूज होते हैं उसके आधार पे खबर चली जाती है। ऐसा बिल्कुल कतई नहीं होता है। आप दिन भर चैनल चलता रहता है, दिन भर खबरें विकसित होती रहती हैं और उसी के अनुसार जो स्टोरीज होती हैं, जो कहानियां होती हैं, जो खबरें होती हैं वो भी विकसित होती जाती है। और टेलीविजन पे आप अगर गौर से देखें तो टेलीविजन उस तरह से ग्रो करता है। 24 घंटे में ही खबर के 3-4 पहलू पता चल जाते हैं कि शुरू में ये हुआ, आगे ये हुआ, आगे हुआ। तो वहां पे मौजूद किसी भी घटना स्थल पर मौजूद जो रिपोर्टर है वो उसकी क्षमता पे बहुत कुछ निर्भर करता है कि क्या वो आगे की घटनाओं को माप तौल कर अपनी रिपोर्टिंग कर रहा है या फिर वो सिर्फ उसी वक्त की घटना को बता रहा है, वो आगे देख ही नहीं पा रहा है उस स्थिति में। लेकिन ये आरोप की जो सतही है उससे मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हो सकता हूं। वो इसलिए क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि ये एक क्रम में चलने वाली एक धारावाहिक घटना होती है। कोई घटना एक समय में ही घटनी जाती है, जो राजनीतिक घटनाक्रम है तो उसका एक के बाद एक रिएक्शन होता है, चेन रिएक्शन होता है। तो जैसे जैसे खबरें आगे बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे रिपोर्टिंग होती है। तो इसमें यह कहना कि सर बाइट कलेक्शन हो रहा है या सिर्फ सतही है, वो मुझे लगता है कि बहुत जायज नहीं है। बिल्कुल। न्यूज़ डॉक्यूमेंट्रीज का चलन टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स में बढ़ा है। ये कितना ज़रूरी है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, ये दरअसल आपके इससे पहले के सवाल का ही जवाब है कि न्यूज़ डॉक्यूमेंट्रीज़ का अगर चलन मीडिया में बढ़ा है तो वो इसी सवाल के जवाब में बढ़ा है कि हम सतही ना कहे जाएं। दिन में आप 2-3 बड़ी खबरें होती हैं, किसी भी अखबार में देखें तो 2-3 से ज़्यादा बड़ी खबर नहीं होती है। किसी भी अखबार में देख लें, किसी भी और मीडिया में देख लें तो 1-2 खबर ही लीड होती है, बाकी सब छोटी छोटी खबरें होती हैं जिसमें जो 5 W और H का ही जवाब होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो न्यूज़ डॉक्यूमेंट्रीज जो बढ़ी हैं वो इस सवाल का जवाब है कि हम सिर्फ सतही नहीं हैं और वो आपको एक व्यापक दृष्टि किसी भी घटनाक्रम का, चाहे वो उस दिन की घटना हो या फिर वो उस हफ्ते की घटना हो या फिर वो एक महीने की घटना हो, जो सबसे बड़ी घटना होती है उसको चुनकर, या फिर वो एक ऐसी घटना हो कि जो पहले घटी हो और उसकी कोई बरसी हो या फिर उसका कोई न्यूज़ पॉइंट आने वाला हो जिसकी वजह से वो फिर से चर्चा में आ सकता है। फिर से ऐसा लगता है जिस तरह अभी आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि पोखरण को लोग भूल चुके होंगे। पोखरण से भारत के सामरिक संबंधों पे या उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे क्या असर पड़ा उसका कोई अभी चर्चा भी नहीं होती। लेकिन मैं इस बात को लेकर बिल्कुल पक्के तौर पे ये बात कह सकता हूं कि पोखरण पे डॉक्यूमेंट्रीज बनेंगी, सिर्फ हमारे चैनल में नहीं, बहुत सारे चैनल्स में बनेंगी, क्योंकि वो फिर से चर्चा में आएगा। उसके 10 साल पूरे हो रहे हैं तो वो बात चर्चा में आने वाली है, तो बातचीत होगी ही होगी। तो एक तरह से न्यूज़ डॉक्यूमेंट्री उस सवाल का जवाब है जो कि जब मीडिया को, टेलीविज़न मीडिया को खास तौर पर हम कहते थे कि वो सतही होता है, वो सिर्फ दिन की घटनाओं के बारे में उतनी ही बताता है जितनी मुझे पता होता है। न्यूज़ डॉक्यूमेंट्रीज खबरों को आगे ले जाने की एक कोशिश है और वो टेलीविज़न मीडिया को एक अगले स्तर तक ले जाने की कोशिश भी है, जहां आप बहुत इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हैं, आप खबरों के हर पहलू से लोगों को वाकिफ करा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें न्यूज़ डॉक्यूमेंट्रीज हमें बताती हैं। टेलीविज़न रिपोर्टर के तौर पे आपके पास एक लंबा अनुभव है। क्या इंडस्ट्री गंभीर लेकिन कम चटपटी खबरों को कवर करने के लिए रिपोर्टरों को प्रोत्साहित करता है? कितना प्रोत्साहन मिलता है इसके लिए? देखिए, बहुत कुछ रिपोर्टर पर निर्भर करता है और बहुत कुछ उस संस्थान पर निर्भर करता है जहां वो काम कर रहा होता है। ईमानदारी की बात यह है कि बहुत सारे चैनलों में ऐसा नहीं होता है। चटपटी खबर अब किसके लिए चटपटी है और किसके लिए सीरियस है, ये बात समझना भी ज़रूरी है। हो सकता है जो खबर आपको चटपटी लग रही हो किसी और को बहुत बुरी लग रही होती है, तो या किसी और के लिए वो बहुत सीरियस खबर भी हो सकती है। न्यूज़ चैनल्स में एक ज़माना ज़रूर था जब चटपटी खबरों पे बहुत ज़रूरत से ज़्यादा, जिसे हम चटपटी के ब्रांड में रख सके, ज़रूरत से ज़्यादा एम्फेसिस था, ज़रूरत से ज़्यादा उसे हम अहमियत दे रहे थे। लेकिन अब जो वक्त आया है जहाँ पे मुझे लगता है कि हम लोग सीरियस होते जा रहे हैं उस चीज़ को लेकर कि जो चटपटी खबर के बजाय जो
अहमियत रखने वाली खबर है, जिसका आपके दर्शक वर्ग पर एक असर पड़ने वाला है, उस खबर की ओर हम लोग ज़्यादा झुकाव देख सकते हैं। अगर दिशा की बात करें तो अब ये दिशा, ये हम कब तक चला पाते हैं ये अलग बात है, लेकिन मैं 12 साल के मेरे अपने अनुभव में मैंने हर एक फेज़ देखा है, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि हम फिर से दोबारा उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं जहां पर हमें सीरियस न्यूज़, जिसे हम कह सकते हैं राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो या फिर सामरिक हो, उन सब की ओर हमारा झुकाव लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे के चैनल हैं, उनको लगातार खबरें चाहिए। ऐसे में कोई अगर ऐसी खबर है जिसमें ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, तो क्या चैनल उतना समय और उतने रिसोर्सेज उस खबर को कवर करने के लिए, उस पर काम करने के लिए प्रोवाइड कराते हैं? देखिए, चैनल्स, अगर हम राष्ट्रीय चैनल के संदर्भ में बात करें तो जिनके पास रिसोर्स हैं वो रिसोर्स तो मुहैया करा सकते हैं, लेकिन समय सिर्फ 24 घंटे का ही होता है। समस्या यहाँ पर यह है कि 24 घंटे के बाद दिक्कत ये होती है कि वो खबर शायद उतनी रेलेवेंट ना रह जाए जितनी अभी है, तो डर इस बात का रहता है। अब अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं तो पंजाब में पिछले कुछ दिनों पहले वहाँ के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या पर एक डॉक्यूमेंट्री, न्यूज़ डॉक्यूमेंट्री बन रही थी, हत्या पे बन रही थी। लगातार 5-6 दिन तक उस पर काम हुआ, उसे दिखाने की कोशिश चल रही थी, लेकिन फाइनली हुआ ये कि वो फांसी की जो सज़ा थी वो टल गई, उसमें सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन हुआ और टल गई। तो दिक्कत ये थी कि वो डॉक्यूमेंट्री 2 दिन में तैयार नहीं हो सकती थी, न्यूज़ डॉक्यूमेंट्री, और लेकिन अब न्यूज़ रेलेवेंट, अब जब सुप्रीम कोर्ट का उसमें इंटरवेंशन हो गया तो उसके बाद वो रेलेवेंट नहीं रहेगा, तो जो पूरी कोशिश जो है वो बेकार चली जाती है। तो समस्या यहाँ पर ये होती है कि आपके पास रिसोर्स आप चाहे जितना भी लगा दें, लेकिन 24 घंटे के समय 24 घंटा ही रहेगा, वो 25 घंटा नहीं हो सकता, वो 2 दिन नहीं हो सकता, क्योंकि रेलेवेंस उस खबर का दर्शकों के लिए भी नहीं रह जाता है। तो इस लिहाज से बहुत ही एक फाइन बैलेंस बना के चलना पड़ता है कि आप क्या किसी चीज़ को अगर आप बड़ा करके दिखाना चाहते हो, किसी को आप एक समग्र दृष्टि रखकर एक कार्यक्रम बनाना चाहते हो, तो वो उसमें समय लगेगा, इस बात से नकारा नहीं जा सकता, लेकिन जब समय लगेगा तो क्या वो अगले समय जब आप उसे दिखा रहे होंगे तो वो रेलेवेंट रहेगा कि नहीं रहेगा। स्टिंग ऑपरेशन टेलीविज़न रिपोर्टिंग के एक टूल के रूप में पिछले कुछ वर्षों से काफ़ी प्रचलित रहा है। इसकी वैधता, नैतिक वैधता पे भी प्रश्न उठते रहे हैं, तो स्टिंग ऑपरेशन क्या बहुत ही आवश्यक है टेलीविज़न रिपोर्टिंग के लिए? देखिए, अगर कोई आदमी कुछ गलत कर रहा होता है तो वो उसे छुपाने की कोशिश करेगा, और छुपाने की इस हद तक कोशिश करेगा कि वो बिल्कुल ही दुनिया के सामने ना आ पाए। हाल का अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं तो बंगारू लक्ष्मण जो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष थे, उनको सज़ा मिली। तो उनको सज़ा क्यों मिली? उनको सज़ा इसलिए मिली कि वो स्टिंग ऑपरेशन हुआ। अगर मान लीजिए वो स्टिंग ऑपरेशन नहीं हुआ होता तो क्या कभी इस तरह के भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा होती? मैं 1-2 एबरेशंस को अगर हम छोड़ दें जहाँ पे नैतिकता का सवाल आया और उसमें दूसरे तरह के सवाल पूछे गए, तो मेरी जो जानकारी है उसके मुताबिक ज़्यादातर स्टिंग ऑपरेशन जो चैनल पे दिखाए गए, जो नहीं दिखाए गए मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो दिखाए गए उसका व्यापक असर हुआ, और उससे जो व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए था वो हुआ, तो उसका असर था। नैतिकता का सवाल, बहस का मुद्दा हमेशा रहता है, लेकिन जहां गलत हो रहा होता है तो उसे आपको रोकने के लिए आपको कुछ ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि आप उसके बगैर आपका काम नहीं चलता है। वो सुप्रीम कोर्ट ने भी उन तरीकों को गलत नहीं बताया, वो राष्ट्रहित में कदम उठाए जाते हैं तो बिल्कुल सही होता है। मैं आपको एक उदाहरण दूं कि तकरीबन 8 साल पहले जब मैं एक दूसरे चैनल में काम कर रहा था, तब दिल्ली के सेल टैक्स ऑफिस में हमने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें एक दिन के अंदर 100 अधिकारी रिश्वत लेते हुए कैमरे पे देखे गए। तो अगर वो स्टिंग ऑपरेशन का अगर हम इस्तेमाल नहीं करते तो आपको क्या लगता है कि हम उस काम को कर पाते कभी, या देश की किसी और एजेंसी ने इस तरह का काम किया होगा?
स्टिंग ऑपरेशन हमारी एक ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत है उसी हद तक जब तक इसका एक नाजायज इस्तेमाल ना होता हो। इस पर ज़रूरी होता है कि आपके एडिटर्स, आपके जो सीनियर हैं, जो उन पर नज़र रखते हैं कि स्टिंग ऑपरेशन जिसको कमीशन करते हैं, तो उसमें सभी जो रिपोर्टर हैं, जो कैमरामैन हैं और जो लोग उससे जुड़े हैं, वो उस ऑपरेशन का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। एक परिस्थिति बन सकती है जहां हमें लगे कि हमने एक स्टिंग ऑपरेशन किया और हमने उसको दिखाया नहीं, और उसको ब्लैकमेलिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल किया। तो इसमें रिपोर्टर की और उस संस्थान की क्रेडिबिलिटी का सवाल होता है, वो कितना क्रेडिबल है इस चीज को करने में, उसकी ईमानदारी अपने काम और अपने पेशे के प्रति कितनी है, ये बहुत जरूरी होता है। जब रिपोर्टिंग हम करते हैं और खबरों का चयन करते हैं, आपने प्रारंभ में बताया कि बहुत सारी चीज़ें तय करती हैं कि हम किन खबरों का चयन करेंगे, किन खबरों का नहीं करेंगे। उसमें भाषा का कितना रोल है? कि जैसे कि अगर आप देखें तो एक इंग्लिश न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट्स कुछ डिफरेंट होती है, हिंदी न्यूज़ चैनल्स की रिपोर्ट डिफरेंट होती है, तो भाषा का कितना रोल होता है और कैसा रोल होता है? देखिए, भाषा, अगर हम उस भाषा की बात कर रहे हैं कि तमिल, तेलुगु, जो कि नॉन हिंदी भाषा है, उसकी अगर बात कर रहे हैं और उस क्षेत्र की खबर आती है, अगर हम उसकी बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे वो बहुत ज़्यादा असर करता है कि भाषा हम लोगों को जोड़ती है। इस बात को हम जानते हैं, भाषा से हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, ये एक बहुत ही अहम बात है। तो हमारी नज़र में ये बात ज़रूर रहती है इस चीज़ को डिसाइड करने में कि हम उस खबर को लें या ना लें, कि वो किस भाषाई ग्रुप से संबंधित है। अगर मैं एक हिंदी चैनल में काम करता हूं और हिंदी के दर्शक तमिलनाडु की किसी ऐसी घटना को नहीं देखना चाहते जिसका कोई व्यापक हिंदी वर्ग पे असर पड़ता हो, तो उस खबर को नहीं लिया जाएगा। तो भाषा उस स्तर पर बहुत अहम मुद्दा है, जो कि हमारे संपादकों, हमारे जो सीनियर रिपोर्टर्स हैं, उसके दिमाग में हमेशा ये बात रहती है कि वो भाषा, अगर भाषाई हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारी भाषा के दर्शक हैं, अगर वो उस भाषा को उस भाषा की किसी खबर से अगर उन पे असर नहीं पड़ता हो, तो उसे उतनी तवज्जो नहीं दी जाएगी जितनी कि आमतौर पे दी जानी चाहिए। इंग्लिश और दूसरे सभी भाषाओं, भारतीय भाषाओं की बात करें, अगर इनमें तुलना करें, तो एक ऐसी धारणा है कि अंग्रेजी का जो दर्शक वर्ग है वो ज़्यादा गंभीर खबरें पसंद करता है, और अगर हम कंटेंट की भी तुलना करें तो फ़र्क पड़ता है। तो इंग्लिश की तुलना में भारतीय भाषाओं के साथ क्या कोई ऐसा फ़र्क वाकई है? देखिए, मुझे ये जो परसेप्शन है वो सही नहीं लगता है। बहुत ही ये उपनिवेशिक परसेप्शन है कि इंग्लिश के जो भाषाई होते हैं, भाषा बोलने वाले, तो वो गंभीर खबरों को पसंद करते हैं। आप अगर गांव देहात में जाएं, आप देखें तो जिस तरह से खबरों की चर्चा, अखबार को जिस तरह से पढ़ा जाता है चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, आपको वो बात, इस बात को खारिज करने के लिए सबसे पहला उदाहरण वही है। और जिस गंभीरता से कोई एक गांव का दर्शक या गांव का पाठक किसी अखबार को पढ़ता है और अखबार को जिस संजीदगी से अखबार की खबरों को लेता है, उस खबर वो जो हिंदी उच्च मध्यम वर्ग, जो अंग्रेजी उच्च मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, मुझे नहीं लगता है वो देता है। अगर ये बात सही होती कि वो गंभीर खबरों पे बहुत गंभीरता से रिएक्ट करता है और गंभीरता से, तो सबसे ज़्यादा वोटिंग जो हमारे उच्च मध्यम वर्गीय या उच्च वर्ग के लोग किया करते, जो कि नहीं होता है। नहीं होते। तो फिर हमें ये समझने की ज़रूरत होगी कि हमारा परसेप्शन क्या, जो हम बना रहे हैं, वो उतनी सही नहीं है जितनी कि हमें लगती है। शायद वो जो हमारी धारणाएं पहले से चली आ रही हैं, वो इस परसेप्शन को तैयार करती है, या जो अंग्रेजी चैनल है वो तैयार करते हैं। इसमें एक और पहलू है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए कि हिंदी के दर्शक इस मायने में बहुत ही समझदार और बहुत ही, मैं कहूँ तो वयस्क हो चुके हैं। वो इतने बेवकूफ़ नहीं है कि उन्हें हर बात स्पून फीडिंग की ज़रूरत पड़े। ये बात भी हमें समझदारी, उनकी समझदारी पे कभी शक नहीं करना चाहिए कि अगर आप कहें कि 1 घंटे तक किसी एक विषय के एक एंगल पे आप अगर घंटे भर चर्चा कर लें, तो इससे आपकी गंभीरता बढ़ नहीं जाती है। आपको तमाम तरह की खबर देखने अगर लोग आते हैं, तो आपको हर तरह की खबर आपको दिखानी होगी। आप 1 घंटे में अगर आप 10 खबरों की अगर एक संपूर्ण
तस्वीर आप पेश कर पाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर तरीका है खबर दिखाने का, बजाय इसके कि हम किसी एक खबर के एक पहलू पे घंटे भर चर्चा करते हुए अपना समय जाया करें। बिल्कुल। एक रिपोर्टर के तौर पे, टेलीविज़न रिपोर्टर के तौर पे आपका लगभग 12 वर्षों का अनुभव रहा है। क्या हमारा देश पत्रकारों को स्वतंत्रता देता है? आपके अनुभव से क्या लगता है? वास्तविक हमारे संविधान में और हमारे सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में तो उन्होंने दिया है, लेकिन वास्तविकता क्या है? देखिए, मैं बहुत फख्र के साथ ये बात कह सकता हूँ कि हमारा देश न सिर्फ टेलीविज़न रिपोर्टर्स या दूसरे रिपोर्टर्स को स्वतंत्रता देता है, बल्कि आदर भी देता है। और कहा यह जाता है कि आप स्वतंत्रता और आदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आपको कोई देता नहीं है, आप खुद उसे ग्रहण करते हैं, क्या आप उसके लायक हैं या नहीं। 12 साल का जो मेरा अनुभव है वो मैं पूरे देश में, लगभग पूरे देश भर में रिपोर्टिंग के सिलसिले में गया। मैं उत्तर पूर्व में करीब 4-5 साल तक रहा। कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि स्वतंत्रता बाधित हो रही हो। आप इस देश में कहीं भी जा सकते हैं, आप देख सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, आप किसी से बात कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, आपको कोई बाधित नहीं करेगा। हाँ, कुछ परिस्थितियां होती हैं जहां आप, अगर मान लीजिए कोई इलाका अगर नक्सली प्रभावित है, कोई इलाका अगर उग्रवाद प्रभावित है, तो वहाँ आपकी जो स्वतंत्रता है वो बाधित होती है, लेकिन वो उतनी ही होती है जितना किसी सामान्य लोग के लिए होती है। उत्तर पूर्व में काम करने का मेरा अनुभव रहा था। वहाँ पर आपकी स्वतंत्रता की जिस तरह से रक्षा की गई, वहाँ के लोगों ने की, वहाँ के उग्रवादियों ने की, जो बाद में मेन स्ट्रीम में वापस है, वो काबिल तारीफ है। आपके पास दोनों पक्ष की खबर आती थी, और आपको अगर दूसरे पक्ष की खबर आ रही है तो उसे रोकने की कोशिश नहीं की गई। ये अपने आप में, इससे बड़ी सफलता क्या हो सकती है? आपको अगर कोई गुमराह आदमी फ़ोन करके बताता है कि उसकी नीति ये है, वो इसलिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है जो हिंसक है, अगर वो बताता है और आप सुनने के लिए तैयार करते हैं, तो आपके लिए वो आदर की बात भी तो है कि कोई जो गुमराह हो चुका है, जो अभी आपकी व्यवस्था से लड़ रहा है, वो भी आपसे बात करके आपके द्वारा खबर अपने लोगों तक या देश के बाकी हिस्सों तक पहुंचाना चाहता है। ये आपका कर्तव्य था, जो कि आपको करना था, और आपको बस इसलिए आप कर पाए क्योंकि आप पे किसी तरह की कोई बाधा नहीं थी। तो अहम बात यह है कि आपको स्वतंत्रता इस देश में जितनी मिली है, आप कहीं भी, आप दिल्ली के किसी भी कोने में जाकर आप खड़े हो सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप शूट कर सकते हैं। बहुत संवेदनशील इलाका नहीं है जहाँ पे सुरक्षा की बातें जुड़ी होती है, तो कहीं भी कोई रोक टोक नहीं। आप किसी भी विदेशी मुल्क में करके ऐसा देख सकते हैं कि आपको इस तरह की अनुमति नहीं मिलती है। किसी जगह पर खड़े होकर बिना किसी भय के अगर आप अपनी बात कह रहे हैं, तो इससे बड़ी स्वतंत्रता और क्या हो सकती है। नॉर्थ ईस्ट की आपने बात की, और आप वहाँ काफ़ी लंबे समय तक एक बड़े चैनल के ब्यूरो चीफ भी रहे। नॉर्थ ईस्ट की खबरें जो हमारे राष्ट्रीय टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स हैं निजी, उनमें केवल तभी आती हैं जब कोई हिंसा की घटना होती है। तो ये क्या वो शेयर बढ़ना नहीं चाहिए ताकि वहाँ के लोग भी अपने आप को मेन स्ट्रीम में फील कर सकें? देखिए, ये एक बहुत पुरानी व्यथा है जिसे मैं झेला हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो शेयर है वो बहुत ही कम है। वहाँ की खबरें तभी चलती थी जब कोई बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, कोई हत्याकांड हो गई। तो ये उस दर्द को मैंने झेला है, वहाँ के लोगों के दर्द को मैंने समझा है, और मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट या इस तरह के जो हाशिए से थोड़े अलग जो इलाके हैं हमारे देश में, उनको तवज्जो कम मिलता है। अब हमें, लेकिन सवाल फिर वही आ जाता है कि हम किन के लिए ये चैनल चल रहा है। अब अगर हिंदी भाषी लोगों के लिए चल रहा है चैनल, तो निश्चित तौर पे उनका तवज्जो उस तरह से नहीं होता जो एक राष्ट्रीय चैनल का होना चाहिए। वो सिर्फ हिंदी क्षेत्रों पे केंद्रित करना चाहते हैं। दूसरी समस्या, अगर मैं उनकी तरफ से, चैनलों की तरफ से अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि ये होती है कि नॉर्थ ईस्ट की जो आबादी है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा नहीं है। इलाका बहुत बड़ा है लेकिन आबादी बहुत छोटा है। दिल्ली की आबादी जितनी चांदनी चौक की आबादी है, उतनी वो अरुणाचल प्रदेश की आबादी से ज़्यादा है। तो अब सवाल ये होता है कि आप चांदनी चौक की खबर दिखा लें या फिर आप अरुणाचल की खबर दिखा लें, जिसकी आबादी जो है 10-12 लाख की आबादी के लिए आप खबर दिखाएं, या जो एक छोटे से क्षेत्र में एक पूरे राज्य को प्रभावित कर रही है उसकी खबर आप दिखा लें। तो चैनल की दृष्टि से ये चीज़ें आ जाती हैं। और तीसरा सवाल ये होता है कि उनका दर्शक वर्ग जो नॉर्थ ईस्ट में है वो है नहीं। लेकिन
सवाल ये होता है कि आप सिर्फ इसलिए चैनल नहीं चलाते हैं कि आप अपने दर्शक वर्ग को देखें। आपको राष्ट्रीय चैनल सिर्फ इसलिए नहीं कहा जाता है कि आप सिर्फ हिंदी क्षेत्र या फिर उससे लगे हुए जो क्षेत्र हैं उनको दिखाएं। जिस तरह पंजाब के बारे में आप दिखा लें, आप चाहे जम्मू कश्मीर को दिखा लें, आप लेकिन नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दें। आपका दायित्व तो बनता है कि आप उसे दिखाएं, आप उसे उसी तवज्जो, उसी सीरियसनेस, उसी गंभीरता के साथ उन चीज़ों को आप दिखाएं। लेकिन मुझे इस बात को कहने में कोई तकलीफ तो होती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट को जो तवज्जो मिलना चाहिए हमारे राष्ट्रीय चैनलों में वो कम है। उसकी एक वजह मुझे लगता है ये है कि हमारा जो एक्सपोजर है नॉर्थ ईस्ट को लेकर वो बहुत ही लिमिटेड है। जिस तरह से हमें पढ़ाया गया है, जिस तरह से हमारी स्कूली पढ़ाई हुई है, उसमें उन क्षेत्रों के बारे में उस तरह की रुचि जागृत नहीं की गई है मुख्य धारा के लोगों में, या जो हमारा जो हार्टलैंड है उसमें जिस तरह से होनी चाहिए। वो हमेशा एक अलग क्षेत्र के तौर पर देखा गया है। तो हमें बुनियादी बदलाव की भी ज़रूरत है। ये सिर्फ चैनलों की दिक्कत नहीं है, ये हमारी मानसिकता का भी हाँ, हम जो दर्शक हैं या हम जो आम लोग हैं इस क्षेत्र के, उनकी मानसिकता की में भी बदलाव की ज़रूरत होती है। नॉर्थ ईस्ट के जितने स्टेट हैं उनमें रिपोर्टिंग नेटवर्क कैसा है हमारे नेशनल न्यूज़ चैनल्स का? जहाँ तक मुझे पता है कि एक गुवाहाटी में एक ब्यूरो है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को कवर करता है, तो वो नेटवर्क एनफ है? क्योंकि एक बात तो ये ठीक है कि नॉर्थ ईस्ट की आबादी कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदी भाषी जो लोग हैं वो केवल हिंदी भाषी क्षेत्र की खबरें ही जानना चाहते हैं, वो तो पूरे देश की खबरें जानना चाहते हैं, इसलिए नेशनल चैनल देखते हैं। तो रिपोर्टिंग नेटवर्क पर्याप्त है वहाँ पे? रिपोर्टिंग नेटवर्क की कमी तो है ही, और शायद यही वजह है कि एक वजह ये भी है कि वो खबरें कम आती हैं। खबरें कम आएंगी तो फिर खबरें कम दिखेंगे भी। समस्या ये है कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट में काम कर रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा रिसोर्स ड्रिवन होती हैं। आपको अगर गुवाहाटी में रखें, हर राज्य में रखें तो 7 रिपोर्टर वैसे ही हो जाते हैं। उसके बाद हर ज़िले में जाएँ, हर ज़िले के नीचे जो इतने बड़े बड़े ज़िले हैं जहाँ पर आपको कवर करने के लिए आपको कम से कम 4-5 व्यक्ति की ज़रूरत हो जाती है कि आप एक राज्य को अगर आप प्रॉपरली, अगर आप व्यवस्थित तरीके से आप कवर करना चाहें तो आपको 4-5 लोगों की ज़रूरत पड़ जाती है एक राज्य में। तो नेटवर्किंग की समस्या तो है ही, लेकिन ये समस्या बहुत हद तक तकनीक ने दूर भी कर दी है। अगर आप देखें तो अभी हमारे पास FTP की सुविधा तमाम डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स में है, हमारे पास इंटरनेट की व्यवस्था है। तो अगर आप गुवाहाटी में बैठकर भी अगर आप चाहें कि आप पूरे नॉर्थ ईस्ट को कवर कर लें तो ये मुमकिन है, लेकिन कवर तब होगा जब आप दिखाए जाएंगे, आपकी खबरें चलेंगी। बिल्कुल। टेलीविज़न रिपोर्टिंग में एक छोटी सी चीज़ है लेकिन शायद महत्वपूर्ण है, स्ट्रिंगर्स कितने महत्वपूर्ण हैं और क्या रोल प्ले कर रहे हैं टेलीविज़न रिपोर्टिंग में? देखिए, मुझे तो ये लगता है कि स्ट्रिंगर्स पहले एक अगर पिरामिड था तो वो सबसे नीचे हुआ करता था, लेकिन स्ट्रिंगर्स की आज जो स्थिति है वो काफ़ी ऊपर चली गई है। स्ट्रिंगर्स पे एक तरह से ज़्यादातर न्यूज़ चैनल्स अब डिपेंड करने लगे। इसमें जैसे मैंने आपको पहले कहा कि तकनीक की भी जो तकनीकी इन्फ्यूजन्स हुए हैं हाल के दिनों में, वो उसने बहुत काम को आसान कर दिया है। पहले आपको एक बड़े कैमरे के साथ आप बीटा कैम या उससे पहले भी जो दूसरे कैमरे होते थे वही शूट कर पाते थे। अब छोटे छोटे कैमरे आ गए हैं जिससे शूट किया जा सकता है और उनका भी एक ट्रांसमिशन क्वालिटी उनकी ठीक ठाक रहती है जिसको आप दिखा सकते हैं। पहली चीज़ तो बदलाव ये आया कि बीटा की जगह जिसमें आपको लाखों रुपए खर्च होते थे, आप 1000 रुपए में आप 15 से 40 हज़ार के बीच के कैमरे से आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो जो कॉस्ट था, प्रोहिबिशन था, वो ख़त्म हो गया है। अब स्ट्रिंगर किसी छोटे ज़िले, किसी छोटे ताल्लुक का आदमी है, वो भी आप शूट कर आप तक भेज सकता है। अब भेजेगा कैसे? पहले ये व्यवस्था नहीं थी कि कैसे वो पहले उसका टेप जो है, अगर मान लीजिए हम गुवाहाटी की बात करें तो मिज़ोरम में शूट हुआ, मिज़ोरम में शूट किया हुआ टेप अगर गुवाहाटी आने में 2 दिन लग जाए अगर सड़क रास्ते से आए। अब एक तो हवाई सुविधा बढ़ गई, दूसरी सुविधा ये बढ़ गई कि आप इंटरनेट के जरिए उसी वक्त आपको गुवाहाटी भेजने की भी ज़रूरत नहीं है, आप मिज़ोरम से सीधे दिल्ली पहुंचा सकते हैं। तो ये सारे जो बदलाव हैं उसने स्ट्रिंगर्स की भूमिका को काफ़ी बढ़ा दी है। इस भूमिका के साथ जब आप छोटी जगहों पे होते हैं तो आपकी थोड़ी मानसिकता जो है वहीं तक सीमित रहने का भी डर होता है।
तो दिक्कत एक जो आ गई है स्ट्रिंगर व्यवस्था में यह है कि आप स्क्रूटनाइज करने की जो क्षमता होती थी, जो ब्यूरो में बैठा जो एक रिपोर्टर होता था या जो ब्यूरो चीफ होता था, उसको खबरों को स्क्रूटनाइज कर सकता है, उसे वहाँ की ज़मीनी हकीकत के बारे में थोड़ा ज़्यादा मालूम होता है बनिस्बत की दिल्ली में जो बैठे लोग हैं। तो स्क्रूटनी का जो एक लेवल था वो हट गया है। तो रिपोर्टिंग में जिस तरह कभी कभी जो आरोप लगते हैं टेलीविज़न रिपोर्टिंग में, सनसनीखेज बनाने की रिपोर्टिंग में, वो मुझे लगता है कि ब्यूरो ऑफिस की जो महत्ता कुछ दिनों में तकनीक की वजह से कम हुई है, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ये घालमेल शुरू हो गया है कि एक स्क्रूटनी का एक लेवल होता है, अलग अलग स्तर पे आप खबरों को देखते हैं, आप उसको समझते हैं, आप उसको परीक्षण करते हैं कि वो सही है कि नहीं, उसका असर क्या होगा, क्या वो हर पक्ष को, हर पहलू को लिया गया है या नहीं लिया गया है। अब मान लीजिए मिजोरम की कोई खबर, जैसे मैंने आपको पहले मिजोरम की कोई खबर आपने चला दी और किसी दिल्ली के पढ़े लिखे आदमी जिसका एक्सपोजर नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत कम है, उसने सिर्फ जो उसे दिख रहा है उस आधार पर अगर उसने ये खबर चला दी तो हो सकता है उसका असर गलत हो। अगर वही खबर पहले अगर गुवाहाटी में बैठे ब्यूरो के पास जाती तो वो वहाँ की घटनाओं, वहाँ के संदर्भ, वहाँ की जो परिस्थितियाँ उसको देखकर वो खबर चलाएगा या आगे प्रसारित करेगा, आगे बढ़ाएगा, तो फर्क तो वो उस स्तर पे आ जाता है। बिल्कुल। एक चलन बढ़ा है इंटरनेट से क्लिपिंग्स डाउनलोड करके खबरें बनाने का। ये जैसे बहुत सारी आतंकवाद पे बेस्ड खबरें हैं या बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत एक्सक्लूसिव हैं, मतलब इंटरेस्ट के हिसाब से, कई जानवरों के बारे में खबरें आती हैं, तो ये कहाँ तक सही है कि आप नेट से क्लिपिंग्स डाउनलोड करें और खबरें बना लें? देखिए, अगर नेट पर किसी ने उस दृश्य को रखा है या किसी वीडियो फुटेज को रखा है तो वो उसका मकसद एक मान लिया जाता है कि वो दिखाना चाहता है दुनिया को। नेट पर चूंकि हमारे सभी दर्शक मौजूद नहीं होते हैं, अगर नेट से किसी चीज़ को डाउनलोड किया जाता है जो आपके दर्शक वर्ग को अपील कर सकता है, जो देख सकता है, तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा बुराई नहीं लगती है उस हद तक जब तक कि वो किसी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी ना हो, किसी को व्यक्तिगत तौर पर प्रभावित ना कर रहा हो। अगर हम मान लीजिए पाकिस्तान में जो आतंकवादी घटनाएं हुई, जो स्वात घाटी में घटनाएं हुई, और उस बारे में अगर आपको कुछ वीडियो वहां से मिलते हैं, आप उसको प्रसारित करते हैं जिसका संबंध कहीं ना कहीं भारत की रक्षा, भारत की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, तो उसमें हम कहाँ तक उस पर सवाल उठा सकते हैं। और अगर किसी ने वो वीडियो डाला है, वो जो चाहता है कि पूरी दुनिया जाने कि वहाँ क्या घटनाएं हो रही हैं, और आप उसको आगे बढ़ाते हैं, तो आपको लगता है कि आप एक तरह से काम ही कर रहे हैं। आप किसी इससे पहले किताब से संदर्भ लेते थे, पढ़ते थे, आप दिखाते थे, आप लिखते थे उस बारे में, तब ये सवाल नहीं पूछा जाता था। ये एक चर्चा एक कि क्या हम अभी तक एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का टेलीविज़न चैनल खड़ा कर पाए हैं, मतलब जो कुछ BBC, CNN के तरह के जो कुछ न्यूज़ चैनल्स हैं, या कोई आशा है कि हम भविष्य में खड़ा कर पाएंगे? देखिए, हमें BBC, CNN जैसे जो चैनल हैं उनसे अपनी तुलना करनी नहीं चाहिए, और हम करते भी हैं तो हमें समझना चाहिए कि BBC, CNN के पास एक लेगेसी है जो कि कम से कम 50 साल से ज़्यादा की लेगेसी है टेलीविज़न की अगर हम बात करें तो। दूसरी बात ये है कि BBC, CNN जो हम यहाँ पर देखते हैं, वो ब्रिटेन में वो BBC नहीं देखा जाता है। वो उनके प्रचार, उनके प्रसार, उनकी जो सामरिक दृष्टि है, उनके जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, उस आधार पर उन चीज़ों को डिसाइड कर वो हमें दिखाना चाहते हैं। क्या हमारी वो ज़रूरत है कि हम खबरों को उसी तरह से, उसी एंगल से पेश करें जो कि अमेरिका के हित को पालन करता था, जैसे CNN करता है? क्या हम उसको उस तरह से चलाना चाहते हैं? ये कंटेंट के लेवल पे बात हो सकती है। दूसरी बात, तकनीक के लेवल की बात करें तो तकनीक दुनिया भर में वही सारी इस्तेमाल हो रही हैं जो कि जो CNN में हो रहा है, कमोबेश वैसी ही व्यवस्था आपके हिंदुस्तान में भी हो रही है। तकनीक के स्तर पे हम कहीं पीछे नहीं है। कंटेंट के लेवल पर आप एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल बनाना चाहते हैं, ये एक विवादास्पद मुद्दा है कि राष्ट्रीय चैनल तो हम ठीक से अभी तक बन नहीं पाए, हम अंतर्राष्ट्रीय की बात करने लगे हैं। कोई एक चैनल आप बता दें जो कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पे खबरों को, जो
जो हमारा अपना मापदंड है उस स्तर पे करता हो। हम उस स्टेज तक पहुंच नहीं पाए, ये एक अलग सच्चाई है। लेकिन ये भी है कि क्या हमें ज़रूरत है उस चीज़ की? बीबीसी क्यों ख़त्म हो रहा है, ये भी पूछना चाहिए। बीबीसी घाटे में चल रहा है, बीबीसी बंद होने के कगार पर है, ये तमाम चीज़ें हमें सुनाई देती रहती हैं। क्योंकि बीबीसी को जब तक सरकारी मदद थी तब तक वो बीबीसी चलता रहा, लेकिन बीबीसी आज खतरे में बस इसीलिए है कि वो उस चीज़ को उस तरह से उस स्तर पे आज नहीं कर पा रहा, रिसोर्स की कमी होने लगी। रिपोर्टिंग के लिए, टेलीविज़न की रिपोर्टिंग के लिए इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय पहुंच हमारी कितनी है और ये क्या काफ़ी है, और हमारा जो नेटवर्क है वो? देखिए, पहुंच का मतलब अगर ये है कि हमारे रिपोर्टर्स, हमारे चैनल के रिपोर्टर हर जगह घटना स्तर पे पहुंचे तो ये मुमकिन है, लेकिन भारत में ऐसा हो नहीं रहा है। बहुत कम चैनल हैं जिनका अमेरिका और ब्रिटेन को छोड़कर कहीं और कोई संवाददाता हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हम आप जैसे बीबीसी की बात करें तो बीबीसी हर इम्पोर्टेंट मुल्क में, हर महत्वपूर्ण मुल्क में उनका संवाददाता होता है। पाकिस्तान में भी है, भारत में ब्यूरो है, CNN की भी यही स्थिति है, अल जज़ीरा की भी यही स्थिति है। हर मुल्क में उनके रिपोर्टर, उनके संवाददाता मौजूद हैं। लेकिन ज़रूरत नहीं है कि हम इस तरह की व्यवस्था अब बनाकर रखें, क्योंकि न्यूज़ एजेंसीज काम करती हैं। आपके पास APTN है जिससे दुनिया भर की खबर आपको मिलती रहती है। अगर आप उस खबर को एक भारतीय पर्सपेक्टिव देना चाहते हैं तो आपको वहाँ संवाददाता की ज़रूरत नहीं है, बजाय इसके आपको समझ की ज़रूरत है। अगर आपके डेस्क पे ऐसे लोग हैं जो उसको भारतीय संदर्भ में ट्रांसलेट कर सके, अनुवादित करके आपको आप तक पहुँचा सके, तो आपकी ज़रूरत पूरी हो जाती है। आपको उतना खर्च नहीं करना पड़ता है जितना कि एक रिपोर्टर को रखने के बाद एक पूरी व्यवस्था तैयार करने पर आपको करनी पड़ती है। जैसे प्रिंट के लिए प्रेस काउंसिल है, टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी की बात काफ़ी दिनों से चल रही है, और उसमें दूसरा पक्ष प्रेस की स्वतंत्रता जैसा भी है। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, जिस तरह से प्रेस काउंसिल है, प्रेस काउंसिल से थोड़े बहुत हम लोग भी उसके तहत ही आते हैं। दूसरी बात यह है कि रेगुलेशन की जो बात, नियंत्रण की जो बात शुरू हुई, नियंत्रण उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक NBA एक संगठन है, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन, उसको बनाया गया, जिसके एक पूर्व न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश उसके चेयरमैन हैं, जस्टिस वर्मा उसके चेयरमैन हैं, और जो कि हर महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम होता है टेलीविज़न से संबंधित होता है उस पर अपनी राय देते हैं और एक तरह से नियंत्रक की भूमिका कर रहे हैं। हमारा इसमें मानना यह है कि ये सारी चीज़ें अंदर से होनी चाहिए, ऊपर से थोपी हुई नहीं होनी चाहिए। स्व नियंत्रण जो है हमारे, जहाँ पे हमें आवाज़ की स्वतंत्रता है, वहाँ पे वो ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसे खुद से नियंत्रित करें, ना कि ऊपर से थोपा जाए। NBA अंदर से उठी हुई एक बॉडी है जो कि बहुत ही स्वतंत्र है, हमें दिशा निर्देश देती है, हम उसके आधार पर काम आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ भाग लेने के लिए संजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।